तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे राधाकृष्णन आयोग की। भारत में उच्च शिक्षा की पुनर्संरचना के लिए एक गठित महत्वपूर्ण आयोग था राधाकृष्णन आयोग, जिसे हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। आयोग ने उच्च शिक्षा में सुधार और देश की आवश्यकताओं के अनुसार इसे ढालने के लिए सुझाव दिए। तो इस संबंध में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं आपके पास। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इसकी सीरीज है, तो आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास, राधाकृष्णन आयोग का गठन कब हुआ? राधाकृष्णन आयोग का गठन 1948 में हुआ। एग्जैक्ट डेट अगर पूछता है एग्जाम में तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा। इसकी एग्जैक्ट डेट है 4 नवंबर 1948 को। आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या थे? मुख्य उद्देश्य क्या थे आयोग के? उच्च शिक्षा में सुधार और इसी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना इसके उद्देश्य थे। आयोग ने उच्च शिक्षा को वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टि से भी प्रासंगिक बनाने का भी कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आयोग की अध्यक्ष कौन थे? आप जानते हैं आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये महान शिक्षाविद थे, दार्शनिक भी थे, शिक्षाविद के साथ साथ दार्शनिक भी थे। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में की बहुत गहरी समझ थी। आयोग की सिफारिश कब प्रस्तुत की गई? तो जो विश्वविद्यालय आयोग था इसने अपनी सिफारिश कब प्रस्तुत की? इसने 1949 में अपनी रिपोर्ट जो थी भारत सरकार को दी। अगर डेट पूछता है तो डेट भी याद रखिएगा, 25 अगस्त। इसकी जो डेट है 25 अगस्त 1949 को इसने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी। आयोग के कितने सदस्य थे? याद रखिएगा, आयोग में 10 सदस्य थे, जिसमें शिक्षाविद भी थे, वैज्ञानिक भी थे और अन्य विशेषज्ञ भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग का मुख्य फोकस क्षेत्र क्या था? आप जानते हैं आयोग का मुख्य फोकस क्या था? विश्वविद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा यानी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए ये बना हुआ था। किस लिए बना हुआ था? विश्वविद्यालय की जो स्तर है, शिक्षा का स्तर, उसको सुधारने के लिए बना हुआ था। आयोग ने विश्वविद्यालय स्वायत्तता के लिए क्या सुझाव दिया? आयोग ने विश्वविद्यालयों को कहा कि स्वायत्तता दी जानी चाहिए। किस क्षेत्र में दी जानी चाहिए? प्रशासन के भी क्षेत्र में दी जानी चाहिए और शिक्षण के क्षेत्र में भी दी जानी चाहिए। बाहरी हस्तक्षेप से बचने का सुझाव दिया, कहने का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोग ने किस विषय को प्राथमिकता दी? आयोग ने यहाँ पर मानविकी विषय और विज्ञान विषय को प्राथमिकता दी, जिससे कि संतुलन बनाए रख सकें, इसलिए इन विषयों पर इसने जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 9 है, आयोग ने शिक्षकों के चयन के लिए क्या सुझाव दिए? आयोग ने शिक्षकों के चयन के लिए योग्यता आधारित चयन का सुझाव दिया। शिक्षकों की नियुक्ति जो थी मेरिट के आधार पर, याद रखिएगा, मेरिट के आधार पर और अनुभव के आधार पर इन्होंने कहा था कि होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, आयोग ने पाठ्यक्रम में क्या बदलाव किए थे? आयोग ने कहा था कि आपका जो पाठ्यक्रम होना चाहिए विश्वविद्यालय स्तर का, वो आधुनिक होना चाहिए और प्रासंगिक होना चाहिए, जिससे कि जो पाठ्यक्रम हो वो राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उसको इन राष्ट्रीय और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बदला भी जा सके। आयोग ने शोध को कैसे प्रोत्साहित किया? आयोग ने वित्तीय सहायता देकर के शोध को प्रोत्साहित किया, सुविधाएं उपलब्ध करा करके शोध को प्रोत्साहित करने का सुझाव दिया। आयोग ने महिला शिक्षा पर भी बोला, तो क्या कहा महिला शिक्षा पर? आयोग ने कहा था महिला शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। महिला शिक्षा को उच्च शिक्षा में समान अवसर देने का इन्होंने सुझाव दिया। आयोग ने नैतिक शिक्षा के बारे में क्या कहा? आयोग ने कहा था कि जो नैतिक शिक्षा है उसको पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, छात्रों में नैतिक सामाजिक मूल्यों का विकास करने की आवश्यकता पर इन्होंने जोर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 है, आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा पर क्या सुझाव दिया? व्यावसायिक शिक्षा पर उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा को जो है उच्च शिक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि शिक्षा जो है, उच्च शिक्षा जो है रोजगारपूर्ण बन सके। आयोग ने राष्ट्रीय एकता के लिए क्या भूमिकाएं बताई थी, क्या सिफारिशें बताई थी? इन्होंने कहा था कि शिक्षा को राष्ट्रीय एकता का माध्यम बनाया जाना चाहिए। शिक्षा से सामाजिक सांस्कृतिक विविधताओं को समझने और स्वीकार करने की क्षमता विकसित होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, आयोग ने भारतीय भाषाओं के लिए क्या सिफारिश की थी? तो आयोग ने भारतीय भाषाओं में कहा था कि मातृभाषा में शिक्षा दी जाए। मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता देने से सीखने की प्रक्रिया क्या होगी? सरल होगी। आयोग ने किस आयु तक अनिवार्य शिक्षा का भी सुझाव दिया था?
14 वर्ष तक। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में क्या सुझाव दिए? आयोग ने कहा कि परीक्षाओं को अधिक व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। याद रखिएगा, व्यवहारिक बनाया जाए और उद्देश्यपूर्ण बनाया जाए। याददाश्त आधारित परीक्षा को हटा करके मूल्यांकन की नई प्रणाली लाने का इन्होंने सुझाव दिया उच्च शिक्षा में। अधिकतर इन्होंने सुझाव जो थे उच्च शिक्षा स्तर पर ही दिए। आयोग ने शिक्षकों के वेतन पर क्या कहा? आयोग ने कहा कि वेतन थोड़ा आकर्षक होना चाहिए, योग्य शिक्षक बनाए रखने के लिए आवश्यक भी है। आयोग ने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी सुझाव दिए। तो क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा कि तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तकनीकी शिक्षा को औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास के लिए महत्वपूर्ण उन्होंने बताया था। तो याद रखिएगा, तकनीकी शिक्षा औद्योगिक और राष्ट्रीय विकास के लिए कहा यह महत्वपूर्ण है, इसके लिए उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आयोग ने विश्वविद्यालयों में छात्रावास व्यवस्था के लिए क्या सिफारिश की थी? तो उन्होंने कहा था कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त छात्रावास की सुविधा होनी चाहिए। आयोग ने छात्रों के लिए एक सुरक्षित और अध्ययन के अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करने के लिए छात्रावासों की व्यवस्था पर आवश्यकता पर बल दिया। आयोग ने ग्रामीण शिक्षा पर क्या जोर दिया? आयोग ने कहा था कि ग्रामीण शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, ग्रामीण शिक्षा पर काफ़ी इन्होंने बल दिया था। ग्रामीण विश्वविद्यालयों को भी खोलने का इन्होंने सबसे पहले सुझाव दिया था। आयोग ने भारतीय संस्कृति एवं परंपरा को शिक्षा में कैसे स्थान दिया? भारतीय संस्कृति को और परंपराओं को शिक्षा में कैसे स्थान दिया? उन्होंने कहा कि भारतीय जो संस्कृति है या परंपराएं हैं उसको उच्च शिक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए। शिक्षा में पारंपरिक भारतीय संस्कृति और परंपरा का समावेश होना चाहिए। पाठ्यक्रम में इन दोनों का, इस भारतीय संस्कृति का और परंपराओं का समावेश होना चाहिए, जिससे छात्रों में भारतीय मूल्यों और संस्कृति को पहचानने की मजबूत जो है उनमें शक्ति उत्पन्न हो, आगे जो है देश का विकास हो सके। इस तरह से उन्होंने भारतीय संस्कृति और परंपराओं को भी शामिल करने का सुझाव दिया। आयोग ने कला और साहित्य के लिए क्या सिफारिश की? किसके लिए? कला के लिए और साहित्य के लिए। तो दोस्तों, आयोग ने कला और साहित्य के लिए कहा था कि कला को और साहित्य को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। कहने का मतलब है मानवीय विषयों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे कि छात्रों में रचनात्मक और सांस्कृतिक विकास पर जोर दिया जा सके। तो मानवीय विषय इसीलिए पढ़ाने पर बल दिया कि जिससे कि छात्रों में रचनात्मकता विकसित हो सके, सांस्कृतिक विकास हो सके। विदेशी छात्रों को शिक्षा प्रदान करने पर आयोग का क्या दृष्टिकोण था? भारतीय विश्वविद्यालयों को विदेशी छात्रों के लिए आकर्षक बनाया जाए, ऐसा उन्होंने कहा था। आयोग ने इसे वैश्विक शैक्षणिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण बताया। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा में भारत की भूमिका पर आयोग का क्या दृष्टिकोण था? भारत को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाया जाना चाहिए, ये उन्होंने जोर दिया था, जिससे कि उच्च शिक्षा में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जा सके। आयोग ने शिक्षक प्रशिक्षण पर क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा कि शिक्षकों के प्रशिक्षण पर भी विशेष बल दिया जाए, इनके लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम किए जाएं। शिक्षण कौशलों को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रशिक्षण उन्होंने आवश्यक बताया। आयोग ने छात्रों और शिक्षकों के बीच संबंध सुधारने के लिए क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा कि अनौपचारिक बातचीत को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे कि छात्रों और शिक्षकों के बीच संबंधों में सुधार लाया जा सके। छात्रों और शिक्षकों के बीच स्वच्छ संवाद होना चाहिए, जिससे कि शैक्षणिक जो माहौल है आजकल की जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में वो बना रहे। आयोग ने विशेष संस्थाओं की स्थापना पर क्या कहा? उन्होंने विशेष विषयों के लिए समर्पित संस्थानों की स्थापना की जाए, ऐसा उन्होंने कहा। जैसे कि विज्ञान के लिए उन्होंने कहा, प्रौद्योगिकी के लिए उन्होंने कहा, चिकित्सा, इन क्षेत्रों में एक विशेषज्ञता को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कहा इन संस्थाओं की भी स्थापना की जाए, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे प्रौद्योगिकी हो, चाहे वो चिकित्सा से संबंधित हो। अलग अलग स्थानों की स्थापना भी की गई बाद में। आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के लिए क्या दृष्टिकोण अपनाया? आयोग ने कहा कि उद्योग और व्यावसायिक व्यवस्थाओं के साथ इनका सहयोग होना चाहिए, जिससे कि छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी कौशल सिखा करके उन्हें रोजगार योग्य बनाया जा सके। तो व्यवसाय शिक्षा पर उन्हें ये दृष्टिकोण दिया कि हम क्या करें, जो उद्योग हैं या फिर जो व्यावसायिक संस्थान उनके साथ टाई अप करें और छात्रों को उनको तकनीकी कौशल और व्यावसायिक जो कौशल हैं उनको सिखाएं, जिससे कि रोजगार उनको बन सकें। आयोग ने छात्रों के मानसिक
स्वास्थ्य पर भी सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? उन्होंने कहा छात्रों के लिए परामर्श सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे कि मानसिक स्वास्थ्य पर उन पर ध्यान दे करके उन छात्रों की समग्र भलाई सुनिश्चित की जाए। आयोग ने छात्रवृत्ति के लिए भी सिफारिश की थी। क्या सिफारिश की? कि उन्होंने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए, जिससे कि शिक्षा में समानता का अवसर बना रहे। ठीक है। आयोग ने अनुसंधान कार्य को कैसे प्रोत्साहित किया? शोधकर्ताओं को आर्थिक सहायता दे करके उनको संसाधन उपलब्ध करके उन्होंने क्या कहते हैं, अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहित किया। तो आयोग ने कहा कि जो अनुसंधान कार्य हैं उनको कैसे प्रोत्साहित किया जाए, तो उन्होंने कहा कि शोधकर्ताओं को हम क्या दें, आर्थिक सहायता दें और जो उपलब्ध संसाधन हैं उनको हम उपलब्ध कराएं, जिससे कि जो अनुसंधान कार्य हो सकें वो गुणवत्तापूर्ण बन सकें। आयोग ने पाठ्यक्रम में व्यवहारिक शिक्षा को क्यों शामिल करने की सिफारिश की? जिससे कि शिक्षा को रोजगार बनाया जा सके, इसलिए उन्होंने व्यवहारिक शिक्षा की भी सिफारिश की। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि कौशल निर्माण भी होना चाहिए, कौशल भी विकसित होने चाहिए। आयोग ने छात्रों के अनुशासन के लिए क्या सुझाव दिए? आयोग ने अनुशासन के लिए कहा कि अनुशासन सिखाने के लिए प्रेरणा और संवाद का उपयोग होना चाहिए। कि बच्चों को, जो उच्च शिक्षा में जो छात्र हैं, उनको प्रेरणा दी जानी चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, उनमें आपसी जो होना चाहिए, शिक्षक और जो छात्र हैं उनके बीच आपसी संवाद होना चाहिए। कठोर दंड के बजाय छात्र को जिम्मेदारी से सिखाने पर जोर दिया जाना चाहिए। आयोग ने महिला शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिया? महिला शिक्षा को समान प्राथमिकता दी जाए, इन्होंने ये सुझाव दिया, जिससे कि समाज का समग्र विकास हो सके, समाज में समानता आ सके। आयोग ने परीक्षा प्रणाली में भी सुझाव दिए। तो क्या सुझाव दिए परीक्षा प्रणाली में? उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट वर्क और सतत मूल्यांकन को महत्व दिया जाए। केवल लिखित परीक्षाओं पर ही उच्च शिक्षा को जो है न छोड़ा जाए कि हमेशा लिखित परीक्षा ही करा दिया जाए, साथ साथ में प्रोजेक्ट वर्क और सतत मूल्यांकन को भी महत्व दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, आयोग ने शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं पर क्या विचार प्रस्तुत किए? उन्होंने कहा कि मातृभाषा को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन अंग्रेजी को भी माध्यम बनाए रखा जाए, ये उन्होंने कहा। अंग्रेजी को उच्च शिक्षा में उपयोगी माना उन्होंने, लेकिन मातृभाषा को भी उन्होंने कहा इसकी भी जो है, इससे भी जो है शिक्षा दी जाए, जिससे कि जो है छात्रों में समझ विकसित हो सके। आयोग ने नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में क्यों शामिल करने की सिफारिश की? छात्रों में नैतिकता और सामाजिक जिम्मेदारी विकसित हो सके, इसलिए आयोग ने नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने की सिफारिश करी। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छे नागरिक का निर्माण करना होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि जो नैतिक शिक्षा है उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 है, आयोग ने विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या मापदंड सुझाए? उन्होंने कहा कि योग्यता आधारित चयन होना चाहिए, यानी कि प्रवेश परीक्षा जो होनी चाहिए पारदर्शी होनी चाहिए और निष्पक्ष होनी चाहिए। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन जो है 40 नहीं है, 50 है। तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे 50 MCQ। अभी हमारे ये अति लघुत्तरी क्वेश्चन कह सकते हैं। आयोग ने सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों पर क्या जोर दिया? आयोग ने कहा कि छात्रों में समग्र विकास के लिए जो सांस्कृतिक और खेल गतिविधियां हैं उस पर जोर देना चाहिए, जिससे कि उनका शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। आयोग ने पुस्तकालयों पर भी सिफारिश की। क्या सिफारिश की? उन्होंने कहा कि जो पुस्तकालय होने चाहिए वो आधुनिक होनी चाहिए, समृद्ध होने चाहिए, ज्ञानवर्धक उसमें पुस्तकें होनी चाहिए, उच्च गुणवत्ता की पुस्तकें होनी चाहिए। आयोग ने शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए क्या सुझाव दिए? उन्होंने कहा कि छात्रों और जो सहकर्मी हैं उनसे फीडबैक लिया जाए। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रक्रिया अपनाई जाए कि छात्रों और जो सहकर्मी हैं उनसे फीडबैक लिया जाए, जिससे कि शिक्षकों का मूल्यांकन आसानी से हो सके। आयोग ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए भी सुझाव दिए। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कैसे उन्होंने जोड़ने का सुझाव दिया कि उद्योगों को और जो व्यावसायिक हैं इस संस्थान उनके साथ साझेदारी करके। आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों के बारे में भी क्या कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय खोले जाएँ, है ना, जिससे कि उनमें उच्च शिक्षा का ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रचार प्रसार हो, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र का भी इन्होंने जो है अपने सुझाव दिए कि वहाँ पर भी जो है उच्च शिक्षा की पहुँच होनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में भी।
आयोग ने शिक्षा में तकनीकी और डिजिटल साधनों के उपयोग पर क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो उच्च शिक्षा है उसमें तकनीकी और डिजिटल जो साधन होने चाहिए उनका अधिक से अधिक प्रभावी उपयोग होना चाहिए। आयोग ने खेल के महत्व के बारे में भी कहा। तो क्या कहा? उन्होंने कहा कि खेलों को शिक्षा का अभिन्न हिस्सा बनाया जाना चाहिए। खेल शारीरिक स्वास्थ्य और अनुशासन को सिखाने में मदद करते हैं। आयोग ने अल्पसंख्यक समुदाय जो थे उनकी शिक्षा पर भी जोर दिया। तो क्या जोर दिया? उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए भी शिक्षा योजनाएं, विशेष शिक्षा योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे कि सभी समुदाय के लोगों को समान अवसर मिल सकें। आयोग ने स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा में क्या सुझाव दिए? तो आयोग ने कहा कि दोनों स्तरों पर शिक्षा को रोजगार पूर्वक अनुसंधान आधारित बनाया जाना चाहिए जिससे कि उच्च शिक्षा में जो गहराई आ सके और व्यावसायिकता सिखाई जा सके। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। आज का अंतिम क्वेश्चन, आयोग ने शिक्षा के उद्देश्य क्या बताए? तो आयोग ने बताया कि व्यक्ति और समाज का समग्र विकास ही शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का लक्ष्य केवल डिग्री देना ही नहीं है बल्कि व्यक्तित्व के विकास को और समाज के योगदान के लिए होना चाहिए। तो शिक्षा का जो उद्देश्य होना चाहिए, व्यक्ति का विकास होना चाहिए, व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और समाज के लिए वो कुछ योगदान कर सके। तो दोस्तों, आज आपको कैसी लगी ये वीडियो राधा कृष्णन आयोग से संबंधित? फटाफट हमने लघुत्तरी क्वेश्चन यहाँ पर समझाए। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में राधा कृष्ण आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण MCQ की सीरीज। तो टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।